चलिए स्टार्ट करें फिर। कल की क्लास में क्या पढ़ा था हमने? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम पढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल। क्या होता है गैल्वेनिक सेल? इट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल which convert chemical energy into electric energy. It is non rechargeable, that's why it is primary cell. प्राइमरी होता है, नॉन रिचार्जेबल है। गैल्वेनिक सेल को डैनियल वोल्टा ने बताया था, इसीलिए इसको डैनियल सेल भी कहते हैं या फिर वोल्टेक सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें दोनों डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं। दोनों डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड अपने अपने इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं। दोनों डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड अपने अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं। उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, किसमें? मतलब जेल भरा होता है। बता रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे Zn ले लिया है, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा वो Zn2+ का सॉल्यूशन होगा। Zn2+ का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले सकते हैं Zn का। यहाँ आपने कॉपर ले रखा है, तो यहाँ आपने कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को उसके चैम्बर में भर देंगे। दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज में या तो KCl या KNO3, NH4Cl या NH4NO3 को किसके साथ अगर के साथ मिला देते हैं। अगर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो एल्गी की रूट्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट है, तो अगर इन सब के साथ इनमें से किसी एक को लेते हैं, इनके साथ मिलकर के क्या बना लेता है? पेस्ट जैसा बना लेता है। इस पेस्ट को इस यू शेप ट्यूब में फिल कर देते हैं और ग्लास वूल से इसके माउथ को पैक कर देते हैं ताकि इसमें से इलेक्ट्रोलाइट नहीं जाए। ग्लास वूल जो है पोरस होता है, गुड कंडक्टर होता है, उसमें से आयंस का फ्लो होता रहता है इसमें। तो इसमें क्या होता है? लोन लेना होता है आपको। लोन का मतलब है लेफ्ट में रखना है, ऑक्सीडेशन होना है, इसे एनोड कहते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज होना है। तो हमेशा एनोड को लेफ्ट में रखोगे, कैथोड को राइट में रखोगे। एनोड आपका नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है इसमें। मैंने आपको बताया था कि सेल कोई सा भी हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे थे तो वहां पे एनोड आपका पॉजिटिव था, कैथोड नेगेटिव था, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। ये बात परफेक्ट समझ आगे समझ में। तो गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं अपन, क्या बोलते हैं कि टू डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड डिप इन देयर ओन इलेक्ट्रोलाइट इन सेपरेट कंटेनर। These electrolytes are connected with salt bridge. Two different metal electrode dip in their own electrolyte and in separate container. These electrolytes are connected with salt bridge. Salt bridge contain either KCl, KNO3, NH4Cl, NH4NO3 along with अगर solution. अब इससे क्या होगा? अगर की इनकी और इस सॉल्ट की क्या खासियत होती है? मतलब केवल यही इलेक्ट्रोलाइट क्यों, बाकी और क्यों नहीं? नहीं, आयंस तो सभी इलेक्ट्रोलाइट में फ्री होते हैं बेटा। इनकी जो मोबिलिटी है ना, वो थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट रहती है।
इनकी मोबिलिटी थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट होती है, इसलिए क्या होगा, थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट रहती है, तो ये उसको ब्लॉक नहीं करते ट्यूब को। बाकी इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जैसे आपने इसके मिलाकर के यहाँ पे रख दिया तो शुरुआत में तो बढ़िया काम करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद उस ट्यूब में वो फिक्स हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो यहाँ से आयंस के फ्लो को बंद कर देते हैं। मतलब वो जेल जो है वो सॉलिड हो जाता है, ना खाएंगे ना खाने देंगे, मतलब ना जाएंगे ना जाने देंगे किसी को। और ये कैसे है, थ्रू आउट द लाइफ इसका कांस्टेंट मूवमेंट बना रहता है। जब मूवमेंट बना रहेगा तो उसमें से आयंस का फ्लो बना रहेगा और आपका सेल बराबर वर्किंग में रहेगा। फिर ये मतलब कभी खत्म ही नहीं होगा ये मतलब हाँ, डिपॉजिट नहीं होते। नहीं तो मतलब इसमें से मतलब हम जैसे घड़ी में लगा दें तो घड़ी कभी बंदी नहीं होगी। ये सेल घड़ी वाला नहीं है, ये एक्चुअली लिक्विड सॉल्यूशन है, पोर्टेबल नहीं है, ये एक जगह पर रखने वाला सेल है। घड़ी में तो ड्राई सेल यूज करते हैं। तो इसमें नहीं लगा सकते, ये भी तो रखी हुई नहीं, इसे लगा के छोड़ देना। तो इसमें से आप वायर निकाल करके फिर अलमारी में पूरा सेटअप तैयार करोगे। उसमें जब इलेक्ट्रोड खत्म हो जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रोड चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि नॉन रिचार्जेबल है ये। कैसा बताया मैंने, प्राइमरी सेल है, नॉन रिचार्जेबल है। समझ आया नहीं आया? तो क्या है, टू डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड डिप इन देयर ओन इलेक्ट्रोलाइट इन सेपरेट कंटेनर। These electrolyte are connected with salt bridge. Salt bridge contain KCl, KNO3, NH4Cl और NH4NO3 along with अगर बताया था मैंने, अगर तुम मिल जाओ तो सॉल्ट ब्रिज बना लेंगे हम। ये वही वाला गाना है ये। तो अगर अब इसको क्यों यूज करते हैं, बाकी और सॉल्ट क्यों नहीं? क्योंकि इनकी जो मोबिलिटी है वो थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट रहती है। ये बात समझ में आ रही है? कोई शक इसमें? अब इसका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो हाँ, इसमें कई सारे काम होते हैं। पहला काम, ये इंटरनल सर्किट को पूरा कर रहा है, इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। इसमें लोड में ये एन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो लोड में एनोड के बाद जो एन है ये लेफ्ट में रखना है, ऑक्सीडेशन होना है, इसे एनोड कहते हैं जनाब, इस पर नेगेटिव चार्ज होना है। तो ये कंप्लीट इंटरनल सर्किट हो गया। जब सर्किट हमारा पूरा हो जाएगा तो इसमें से जो आयंस है वो उनका फ्लो बना रहेगा। तो इट अलाउ आयंस टू पास थ्रू देम। इट अलाउ आयंस टू पास थ्रू देम। जब आयन इसमें से पास हो जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, समझे? और क्या करेगा ये, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इनको आपस में मिक्स होने से रोकेगा। तो इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो दोनों चैम्बर के इलेक्ट्रोलाइट आपस में नहीं मिलेंगे, केवल आयंस का फ्लो बना रहेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अपना इसका कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन रहे, इट कंप्लीट इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल, इट अलाउ आयंस टू पास थ्रू देम, दूसरा इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और लास्ट इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या करेगा ये, मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को प्रिवेंट करेगा। तो ये आपको सेल का समझ में आया। अब इसको देखते हैं आगे, इसमें क्या रिएक्शन होने वाली है, कैसे हो रही है वो देखो। एनोड पे मैंने बोला था हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन करना है आपको, ऑक्सीडेशन। तो भाई बताओ एनोड किसका बना हुआ है, Zn का। Zn आपका सॉलिड है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और अब ये कहाँ चले जाएंगे बाबू, यहां से Zn खिसक के चला जाएगा Zn2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन में, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें से रिलीज हुए हैं ये यहां से निकल करके आपके एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए किधर पहुंचेंगे, कैथोड पे। कहां पहुंच गए, कैथोड पे। तो जाके कैथोड वाली रिएक्शन बताइए मेरे को क्या होगी। कैथोड पे आप देखिए क्या है, बोलो। कैथोड पे यहां से चले गए कौन, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट होगा Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, पता है। अब नेगेटिव के पास में नेगेटिव तो जाएगा नहीं, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। पॉजिटिव किसके ऊपर है, कॉपर पे, इसलिए क्या होगा, ये जो Cu2 पॉजिटिव है वो एक्वस में से जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए। तो यहां से जो कॉपर है 2 प्लस, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इलेक्ट्रोड पे जाएगा, तो जाकर के वहां कॉपर सॉलिड हो जाएगा, मतलब इसे घर जमाई बना के रख लिया जाएगा। कॉपर पहुंचा वहां इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इलेक्ट्रॉन तो दे दिए पर यही लग जा, तो जाके इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये तो पूरा डिजोल्व हो रहा है कंटिन्यूअसली, इसमें से आयन सॉल्यूशन में जा रहे हैं, और इसके ऊपर कंटिन्यूअसली कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये धीरे धीरे थिक हो जाएगा। तो शुरुआत में ये बहुत मोटा होगा तो पतला हो जाएगा ये लास्ट में, और ये शुरुआत में पतला होगा तो वो मोटा हो जाएगा। अगर आप बराबर लेके चल रहे हो तो ये लास्ट में खत्म हो जाएगा और वो डबल हो जाएगा उसका, क्योंकि उसके ऊपर सारा कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है। अब आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखिए क्या होगी। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्या बचा, Zn सॉलिड है, कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स Zn2 प्लस एक्वस है और कॉपर सॉलिड हो गया। इसको बोलते हैं लालारे हम सेल रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे। और ये जो एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन है इनको बोलेंगे सेल हाफ रिएक्शन या हाफ सेल रिएक्शन। सेल हाफ रिएक्शन और हाफ सेल रिएक्शन, तो ये आपके एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन है। समझ में आ गई सबको। अब इस सेल से कितना पोटेंशियल मिलेगा उसे निकालने के लिए फॉर्मूला होगा अपने पास में, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अच्छा, हमारा साइन कन्वेंशन होता है कि लेफ्ट में हमेशा एनोड रहेगा, लेफ्ट में रखना है, ऑक्सीडेशन होना है, इसे एनोड कहते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज होना है। तो एनोड की पोलैरिटी है नेगेटिव और रखना कहां होता है, लेफ्ट साइड में। तो हमेशा एनोड लेफ्ट में होगा और ये कैथोड राइट में होगा। तो आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, क्योंकि राइट में हमेशा कैथोड होता है और लेफ्ट में हमेशा एनोड होता है। ये बात क्लियर है, हैं? अब इसको हम यहां पे रिप्रेजेंट करने का सोच रहे हैं, कैसे करें। देखो यहां पर कौन है, कैथोड, और अब कैथोड किसका बना था हमारे में, कॉपर का। एनोड किसका बना, Zn का। तो आप इसको रिप्रेजेंट करना सीखिए। Zn ई नॉट सेल बराबर होगा ई नॉट Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn। वैसे एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, पर मैंने दोनों को रिडक्शन के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि हम जो वैल्यू यूज करते हैं वो SRP करते हैं सबकी। तो कायदे से यहाँ रिडक्शन है और यहाँ ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, तो हमें उसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे गलत कर जाते हैं। तो अब हम सबको SRP के फॉर्म में यूज करेंगे पूरे चैप्टर में। SOP कहीं दिया है तो उसको भी SRP में चेंज कर लेंगे। कॉपर की वैल्यू सीरीज से देख करके हम बताएंगे, तो वो होगी 0.34 वोल्ट, माइनस Zn की होती है माइनस 0.76 वोल्ट। ये हमें याद नहीं करनी, एग्जाम में गिवन होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1.10 वोल्ट।
तो ये आपका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया। ई नॉट सेल क्या है यहाँ पे? ई नॉट सेल को कहते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। जी हाँ, इनकी वैल्यू हमें दी होगी, कॉपर की कितनी है, Zn की कितनी है, सारी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। हमें बस ये रखना है कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, ये पहचान होनी चाहिए। इसकी पहचान के लिए कल मैंने आपको बताया था कि एसआरपी के बेसिस पे देख लो, जो ज्यादा नेगेटिव एसआरपी है, मोर नेगेटिव एसआरपी होगी, वो आपका एनोड होगा, और लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव एसआरपी होगी, वो आपका कैथोड होगा। तो यहां पर आपने चेक किया Zn की वैल्यू कैसी थी? नेगेटिव, और कॉपर की वैल्यू कैसी थी? पॉजिटिव। मतलब वो तो हमें फिर क्वेश्चन में देख के पता हाँ, क्वेश्चन में देख के पता चल जाता है कौन एनोड है और कौन कैथोड है। ज्यादा नेगेटिव है मतलब एनोड है, ज्यादा पॉजिटिव है तो कैथोड है। तो नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला देख लेंगे, कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती कर जाते हैं लोग, और ये गलत हो गया तो आगे की सारी कहानी हमारी खराब हो जाती है फिर। तो ये चीज हमारा हाईलाइटेड पॉइंट हो गया कि ज्यादा नेगेटिव होगी वो एनोड है, ज्यादा पॉजिटिव है वो। ये बात किसकी हो रही है? एसआरपी की। अब अगला टॉपिक आता है अपना सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आपका जो गैल्वेनिक सेल था ना, अभी हमने देखा इधर, ये जो सेल है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपको। तो आपने देखा Zn जो है वो Zn2+ में डूबा हुआ है, और कॉपर जो है वो कॉपर 2+ में डूबा है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज है। इसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Zn, एक सेकंड, Zn सॉलिड है, Zn2+ के एक्वस सॉल्यूशन में, बीच में सॉल्ट ब्रिज, दूसरी तरफ कॉपर 2+ का एक्वस है, और इसमें आपका कॉपर सॉलिड है। समझ आ गया होगा ये है? तो क्या क्या चीज हमने देखी इसमें? सबसे पहले देखा सेल डायग्राम। सेल डायग्राम में क्या ध्यान रखना होगा? एनोड को लेफ्ट में, कैथोड को राइट में रखना है। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डिप करना है, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करना है। ये याद रखने वाले पॉइंट्स हो गए। क्या किया? सेल डायग्राम बनाते समय एनोड को लेफ्ट में, कैथोड को राइट में, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरना है, दोनों इलेक्ट्रोड को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करना है। ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब जो सीरीज में हमारे में ऊपर है, वो एनोड होगा, नीचे वाला कैथोड होगा। ये रिलेटिव पोजीशन देख के चलनी होगी। सीरीज में मैंने कल चार्ज याद करवाए थे। चार्ज इसीलिए करवाए थे कि जब हम सेल का डायग्राम बना रहे होते हैं, जैसे सेल का डायग्राम बनाया है, तो हमें पता होना चाहिए किसके ऊपर क्या चार्ज है। आप यहां देखिए, इसमें हमने जो चार्ज रखे हैं, जैसे Zn है, तो यहां पे Zn का Zn2+ बन रहा है, कॉपर है, कॉपर का 2+ बन रहा है। इसका तो Zn पे पता है अपने को कि 2 पॉजिटिव होता है, कॉपर पे 2 पॉजिटिव होता है। इन केस इसके अलावा कोई दूसरा मेटल होता तो उसके चार्ज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो चार्ज अपने को याद रखने होंगे, तब जाके अपना काम चलेगा। सेल डायग्राम। और क्या करना है? सेल डायग्राम हो गया। उसके बाद सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन बनाने के लिए पहले हमें एनोड की रिएक्शन लिखनी होगी, फिर कैथोड की, फिर दोनों का एडिशन। तीसरे नंबर पे क्या हो गया? सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। सेल को देख के पता चल जाएगा कैथोड किसका है, एनोड किसका है, उनकी वैल्यू रख करके आप ई नॉट सेल निकाल लोगे।
चौथा होगा सेल रिप्रेजेंटेशन। पूरा सेल बोल ये आपका सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो गया है। बात समझ में आ रही है सबको? नहीं आ रही है? एक सेल में यहां पे लेता हूं, हाँ, तो वो कह रहा है डिपिक्ट अ गैल्वेनिक सेल बाय यूजिंग Cr3 positive oblique Cr and Fe2 positive oblique Fe सिस्टम। इनको यूज करके हमें सेल बनाना है। तो काम क्या करना होगा? सबसे पहले अपन वहां पे डायग्राम बनाइएगा। मैंने बोला 2 डिफरेंट कंटेनर लेने होंगे, दोनों में आपके इलेक्ट्रोड फिट करने हैं। दोनों इलेक्ट्रोड को वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, क्योंकि रे डायग्राम बना रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, बट वो है एक्चुअली पैरेलल में। यहां पर सॉल्ट ब्रिज लगाया, सॉल्ट ब्रिज हमने ग्लास वूल से बंद कर दिया। अब आपको ये देखना होगा कि हमारे आयरन और सीआर में से सीरीज में ऊपर कौन है। तो मैंने बताया था लिखवा सरकाना मांगे आलू मंजन कर, फेंको सीडी कोई नहीं। सीआर ऊपर है, आयरन नीचे है। सीआर ऊपर, आयरन नीचे, तो क्या होगा फिर? जो ऊपर वाला है वो एनोड और जो नीचे वाला है वो कैथोड। बात समझ में आई? ऊपर वाला एनोड, नीचे वाला कैथोड। अब इसमें सॉल्यूशन किसका फिल करोगे? सीआर ले रहे हो तो सीआर का ही भरोगे। अब बात आती है सीआर पे चार्ज कितना होता है? +3 एग्जैक्टली। तो यहां पे मैं लिख दूंगा Cr3+ का एक्वस सॉल्यूशन। Fe पे चार्ज कितना होता है? -2। यहां पे सामने लिखा हुआ है 2 पॉजिटिव। अब तो यहां पे क्या है, मैं ये सिस्टम की बात कर तो रहा हूं। यहां पे Cr पे 3+ है, Fe पे 2+ है, वही अपने को यूज करते हैं। काम कर लिया। क्या किया मैंने? पहले एनोड, कैथोड, डायग्राम में कोई दिक्कत है? लेवलिंग होगी प्रॉपर। ये कौन है? सॉल्ट ब्रिज है। अब एनोड की रिएक्शन बताना है, इसकी क्या होगी? एनोड की सर Cr सॉलिड, हाँ, Cr सॉलिड है। Cr3 पॉजिटिव का एक्वस बनाएगा। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है भाई। अच्छा, अगला कैथोड पे क्या है हमारे पास में? आयरन है। तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है Fe2+ एक्वस, वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 बना लेगा Fe सॉलिड। ओवरऑल क्लियर हो गया? आप जब ओवरऑल रिएक्शन बनाओगे तो दोनों हाफ रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर करोगे, ये ध्यान रखना होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? इसमें कितने हैं? तो क्या करोगे आप? इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 3 का करोगे, तो 2 3 जा 6 और 3 2 जा, पक्का? तो ऐसा करने से इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो गए। तो जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा, तो आपको मिला 2 Cr सॉलिड। इसमें आपका 3 हुआ तो 3 Fe2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स। यहां पे 2 का है तो 2 Cr3 पॉजिटिव एक्वस +3 Fe सॉलिड। ये आपको समझ आया? पक्का? ये हमारा बराबर हो गया है। अच्छा, यहां से n निकालना और सीख लो। n होता है वैलेंसी फैक्टर। वो कैसे निकालते हैं? यहां पे किसी एक को पकड़ लो वैलेंस इक्वेशन में, जो चेंज आ रहा है वो आपका n होगा। तो यहाँ पे 2 Cr हैं और 1 Cr पे कितना होगा? 0, कोई चार्ज है ही नहीं। और यहाँ पे भी 2 Cr है और 1 Cr पे कितना है? 3, तो 3 2 जा 6 और ये है 0, तो डिफरेंस कितना आया?
ये इसके एन की वैल्यू हो गई। और ऐसे एनपी को भी पकड़ के रख सकते हैं। किसी को भी पकड़ लो, एक को, बराबर ही होगा। एनोड या कैथोड में से किसी एक को बैलेंस करने के बाद जो चेंज आ रहा है वो आपका एन की वैल्यू होगी, जिसकी जरूरत हमें कहां पड़ने वाली है अब, बताओ। हमें नॉनेस्ट इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी। तो क्या आपको सेल से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हुई? जरा इसका रिप्रेजेंटेशन तो बताओ मेरे को रोहित, इसको पलट के रख दे ऐसे। अब बता क्या है इसका, बताओ। सी आर सॉलिड है, किस में डूबा हुआ है, Cr3 पॉजिटिव के एक्वस में डूबा हुआ है, फिर बीच में, फिर दूसरी तरफ कौन है, Fe2 पॉजिटिव एक्वस Fe सॉलिड। समझ में आ गया? अमी से ये बताओ बेटा, ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? मुझे नहीं पता इनमें कौन कैथोड है, मुझे बताओ। Fe माइनस मतलब Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe पूरा शो करोगे तब काम चलेगा ना। माइनस ई नॉट किसका, Cr3 पॉजिटिव अपॉन, समझ आ गया ना? तो आप इसको पूरा रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे बताना पड़ेगा। वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्व हो जाएगी। तो सेल डायग्राम हो गया, सेल रिएक्शन हो गई, रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। समझे? अब बात आती है आगे की कि सेल पोटेंशियल होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द सेल पोटेंशियल? सर जितना वोल्ट वो देता है वो उसका पोटेंशियल है। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है? सेल पोटेंशियल होता है डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इट्स कैथोड एंड एनोड। डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ किसमें, कैथोड एंड एनोड व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब आप सेल से करंट ड्रॉन कर रहे हो, अब जब आपका सेल सर्किट में कनेक्टेड है, उस समय जो कैथोड एनोड का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं अपन सेल पोटेंशियल। बात समझ में आई कि नहीं आई? मेटल पे डिपेंड करता है, आप मेटल कौन सा यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग बदलता रहता है। तो क्या होगा भाई, सेल पोटेंशियल क्या है? सेल पोटेंशियल होता है ई सेल आपका, और ई नॉट सेल क्या है? वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। नॉट लग जाता है तो स्टैंडर्ड हो जाता है। तो सेल पोटेंशियल क्या होगा? द डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। कब? when cell used in the circuit, when current drawn from the cell। तो ये सेल को यूज करने वाली बात हो गई। एक होता है सेल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या होगा? ये भी वही है, इसको भी ई सेल से ही डिनोट करेंगे। और ये भी आपका, ये भी ई कैथोड माइनस, तो ये फॉर्मूला तो एक ही है। फर्क क्या है फिर? तो डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड व्हेन सेल इज नॉट यूज्ड इन, सेल इज नॉट यूज्ड इन सर्किट, मतलब करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इसमें तो फिर वैल्यू अलग आ जाएगी ना। एक ही होगी भाई, जब निकाल ही नहीं रहे हैं हम, करंट को पास ही नहीं करा रहे, तो वैल्यू बदल जाएगी। ये मेरे पास में ड्राई सेल है, ये मेरे पास ड्राई सेल है, इस पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, यहां पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। ये सर्किट में नहीं है ना इस समय, मुझे पता है इसका पोटेंशियल कितना है,
तो ये पोटेंशियल नहीं है, ये इसका सेल ईएमएफ है। इसी औकात को बता रहा है कि इतना पोटेंशियल दे सकता है। अब इसको मैं यूज कर रहा हूं सर्किट में। अब मैं इसको सर्किट में यूज कर रहा हूं। अब ये सर्किट में यूज कर लिया। अब इसमें से मैं मेजर करूंगा कि करंट जो मिल रहा है वो 1.5 वोल्ट का मिल रहा है। तो अब सेल आपका सर्किट में यूज हो रहा है। अब ये है सेल, तो अब मैं जैसे मेजर करूंगा तो 1.5 निकल के आएगा। तो वो 1.5 निकल के आएगा, दैट इज द सेल पोटेंशियल। कोई कंफ्यूजन? पक्का? तो अगर आप सेल को सर्किट में यूज कर रहे हो उस समय जो पोटेंशियल मिलेगा वो सेल पोटेंशियल होगा, और सेल की ताकत को बता रहा है कि साहब इतना पोटेंशियल दे देगा वो। तो न्यूमेरिकली दोनों बराबर है, सेल ईएमएफ और सेल पोटेंशियल न्यूमेरिकली बराबर है। चेंज क्या है कि जब आप सेल सर्किट में यूज कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे सेल पोटेंशियल, सेल सर्किट में यूज नहीं हो रहा है उसको बोलोगे सेल ईएमएफ। क्लियर है? पक्का? बढ़ूं आगे फिर मैं? चलो, अब आता है इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, नॉनस्टिक क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में आपको 100% #3 मार्क्स दिलवा के आएगा। ये 3 मार्क्स से न्यूमेरिकल आता है। हमारे प्री बोर्ड में भी आया था। इसमें क्या है? तो फिर क्यों इसे हर 1 मिनट पर क्यों चेक करते हो? नॉनस्टिक क्वेश्चन क्या है? नॉनस्टिक क्वेश्चन एक रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन किसमें? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और चार्ज, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। किस किस के बीच में रिलेशन है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चार्ज और टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी अननोन मेटल इलेक्ट्रोड के लिए, किसी अननोन मेटल इलेक्ट्रोड के लिए हमारा क्या होगा नॉनस्टिक क्वेश्चन? E m n पॉजिटिव अपॉन m इक्वल टू E नॉट m n पॉजिटिव अपॉन m माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग बेस E होता है इसका m अपॉन mn पॉजिटिव। ये है हमारा बेसिक नॉनस्टिक क्वेश्चन। क्योंकि हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग जो होता है इसका बेस E है, इसे कॉमन लॉग में चेंज करोगे तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका बेस बन जाएगा 10। तो अगर मैं इस नेचुरल लॉग की जगह पे कॉमन लॉग रखता हूं तो ये क्या फॉर्मूला निकल के आएगा फिर मेरे को? E mn पॉजिटिव अपॉन m बराबर E नॉट mn पॉजिटिव अपॉन m माइनस, जब इस जगह पर ये रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी ना, तो इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें तो 2.303 RT अपॉन NF। अब लॉग हो गया, अब बेस 10 को हम लिख के नहीं चलते, वैसे होता है इसमें m अपॉन mn पॉजिटिव। अब यहां से कुछ फैक्टर्स के बारे में बात होती है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्टेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्टेड करने वाला कौन कौन होगा? ये तो चार्ज है तुम्हारा, ये आपका टेम्परेचर है और ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए भाई? सर ये NF क्या है? चार्ज। एन अभी निकाला ना हमने, हाँ। भूल गए?
कहाँ निकाला था, इससे पहले हुआ शायद, ये निकाला था एन। एन हमने क्या निकाला, चार्ज का डिफरेंस ही तो निकाला है, ये वही चार्ज है अपना एन, समझे। तो क्या 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 रिलेशन है भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, पहला फैक्टर बताओ, ये होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे टेम्परेचर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, चार्ज के। ये डायरेक्टली रिलेशन दिख रहा है, इनवर्सली है, डायरेक्टली बेटा, इसके आगे माइनस है यहाँ पे अगर ये प्लस होता तो इनवर्सली होता, तो जो इनवर्स दिख रहा है वो माइनस के चक्कर में डायरेक्ट हो गया। टेम्परेचर जो डायरेक्ट दिख रहा है वो, तो इसका मतलब दूसरा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और सर अगर टेम्परेचर माइनस लग रहा होता और टेम्परेचर चार्ज की जगह पे होता फिर यहाँ पे अगर यहाँ टेम्परेचर होता तो क्या रिलेशन होता, उसका डायरेक्ट हो जाता, फिर माइनस है ना यहाँ पे। अच्छा यहाँ प्लस होता तो जो जहां दिख रहा है वही होता, टेम्परेचर डायरेक्टली, ये इनवर्सली, पर ये माइनस के चक्कर में कहानी पलट गई, समझे। क्या होगा इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, टेम्परेचर के। और कंसंट्रेशन ये भी डायरेक्टली है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो कोई कंफ्यूजन इसमें बताओ। लास्ट ईयर हमने एग्जाम में देखा था, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया था कि व्हाट हैपेंड इन द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, तो बताइए पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डायरेक्टली है। कंसंट्रेशन बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो कितने फैक्टर हुए, काय के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है इसमें बताओ, बराबर समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब आगे बढ़े। सर बस ये ले। अच्छा, अगर किसी सेल के लिए निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ननस्ट इक्वेशन किसी सेल के लिए है तो सेल बराबर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोड था यहाँ पे सेल हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रोड के लिए निकाल लेते तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड रखा तुमने, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड के बारे में बात की। सेल के लिए रखोगे तो क्या होगा, -2.303 RT अपॉन NF लॉग। अब सेल में कैथोड और एनोड होते हैं, तो ऊपर हमेशा एनोड और नीचे कैथोड, एनोडिक कंसंट्रेशन और नीचे कैथोड। आपको शायद याद होगा, तो मैंने एक दिन कहा था कि हम लोग AC चलाते हैं, एनोड ऊपर कैथोड, चाहे सीरीज में देखें तो एनोड ऊपर वाला कैथोड नीचे वाला, या ननस्ट इक्वेशन में देखें तब भी एनोड ऊपर और कैथोड नीचे। क्या ये बात आपको समझ में आई, बराबर। तो अभी आपने जो सेल देखा था, मैं उसके लिए आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए कहना चाहता हूं। तो क्या बनेगा भाई, सेल हमारा कौन सा था, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराइए मेरे को। गैल्वेनिक सेल में क्या क्या लिया था शुरुआत में हमने, यहाँ पे Zn, यहाँ पे कॉपर, ऐसे ही तो किया था। ये Zn था तो Zn 2+ एक्वस था, ये कॉपर है तो Cu2+ एक्वस होगा, पता है ना। तो इसके लिए फटाफट से बताओ जरा, ई सेल बराबर क्या बनेगा, ई नॉट सेल। चलो मैं पहले आपका नॉर्मल फॉर्मूला लिख देता हूं। ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल -2.303 RT अपॉन NF लॉग एनोडिक कंसंट्रेशन अपॉन कैथोडिक कंसंट्रेशन। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है। अब इसके लिए यहां पे आप आ जाओ, तो ई नॉट सेल की जगह पे कौन होगा, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड कौन है यहाँ पे, कॉपर है, तो क्या हुआ Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu माइनस
Zn अपॉन, क्या ये बात आपको समझ में आई? ये किसकी जगह पे रखा है? माइनस टेम्परेचर अगर 298 केल्विन है तो R की वैल्यू हम रखते हैं 8.314। क्या? R बराबर होता है हमारे पास 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। R गैस कांस्टेंट है ना एनर्जी के टर्म में, फिक्स है। टेम्परेचर अगर 298 केल्विन है तो फैराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलाम, समझे? तो मैंने इसकी वैल्यू रखी, इसकी भी रख दी और इसकी भी रख दी, और ये तो है ही। इन सबको सॉल्व करके आ जाएगा 0.059। तो क्या बचा भाई? इतने सारे को सॉल्व करके मैंने रख दिया ये अपॉन n log। अब एनोड किसका बना था? Zn2 प्लस, और कैथोड CO2 प्लस। इनके चार्ज अगर बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बराबर नहीं है तो इसके चार्ज को इसकी पावर में लगा दो और इसके चार्ज को इसकी पावर में लगा दो। मल्टीप्लाई कर दें अगर तो? नहीं, और कुछ नहीं करना, जो मैं कह रहा हूं बस वैसे ही करना है। क्या समझे बात को? जैसे मैंने इसमें एक और एग्जांपल दिया था, आपको याद है? दूसरा सेल बनाया था। दूसरा सेल कौन सा बनाया था मैंने? हाँ, CR और Fe वाला। तो CR और Fe वाले में क्या था? 2 इलेक्ट्रोड। ये कौन था? CR, ये Fe, यहाँ पे CR और यहाँ पे Fe। पक्का है? अच्छा, इसके लिए अगर मुझे यहाँ पे सेल बनाना होगा तो क्या बनेगा? ई सेल बराबर ई नॉट Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe माइनस Cr3 पॉजिटिव अपॉन Cr। बात समझ में आ गई है? ये किसकी जगह पे है? ई नॉट सेल माइनस 0.059 डायरेक्ट कर देते हैं अपॉन n log। ऊपर एनोड है, एनोड कौन है? और कैथोड, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन यूज करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अब आप देखो, इस पे 3 है, इस पे 2 है, तो बराबर नहीं है ना, तो इसके टोपी उसके सर कर दो। इसका चार्ज उसकी पावर, उसका चार्ज इसकी पावर। बात समझ में आई? नीचे 3 आएगा। अच्छा, ठीक है। अब क्या सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे 3 2 जा, ये जो आया है वो हमारा कौन होगा? ऊपर वाले में n क्या होगा हमारे पास? ऊपर वाले में n आपका 2 होगा, इस वाले में n आपका। तो आप यहां से भी देख करके अपना n डिसाइड कर सकते हो। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है? पक्का देख लो। तो क्वेश्चंस करें इसके लिए। इस पे आएगा क्वेश्चंस, कैलकुलेट EMF of the cell for Zn सॉलिड है, Zn2 प्लस के 0.001 m सॉल्यूशन में डिप किया गया है। Fe 2 पॉजिटिव 0.01 m Fe सॉलिड, इस तरीके से गिवन होगा। ई नॉट Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn माइनस 0.76 वोल्ट दे रखा है। ई नॉट Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe माइनस 0.44 वोल्ट दे रखा है। कर पाओगे? तो सबसे पहले मुझे आप बताओ नॉनस्टिक क्वेश्चन क्या है? तो फ्रॉम नॉनस्टिक क्वेश्चन ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT। अच्छा, ये एट 298 केल्विन दे रखा है हमें।
RT अपॉन NF लॉग एनोडिक कंसंट्रेशन अपॉन कैथोडिक कंसंट्रेशन। ये बेटा मैं पूरा पैटर्न बता रहा हूँ कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे फ्रॉम नैनोस्टिक इक्वेशन आया हाँ, यहाँ से लिख के सॉल्व कर, यहाँ से हमें लिखे। अब यहाँ से हम अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। ये तो हमने नेचुरल फॉर्मूला लिख दिया उसका। अब गिवन वैल्यू के लिए पहले नैनोस्टिक इक्वेशन तैयार करो। अगर ये काम आप कर लेते हो तो कभी गलती नहीं करोगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। तो यहाँ क्या है भाई, कैथोड कौन है, ये मोर नेगेटिव है तो एनोड होगा, लेस नेगेटिव है तो कैथोड होगा। 0.44 प्लस 0.7 तो पहले हमें ये फॉर्मूला बनाना है इसका, ई नॉट Fe2 पॉजिटिव अपॉन Fe माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn। ये बेटा हमने इसकी जगह पे रख रखा है। हमें पता है 298 पे है तो हम सीधे सीधे 0.059 अपॉन n कर दें। लॉग एनोड किसका बना है यहाँ पे, Zn2 प्लस का, कैथोड किसका है, Fe2 प्लस का। यू गॉट इट और नॉट। अब यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 0.44 माइनस 0.76, तो ये तो हमने रख दिया। इसकी जगह पे माइनस 0.059 अपॉन n कितना होगा, यहां से देख के पता चल रहा है 2 आ रहा है। अरे इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, बराबर ही तो है, तो 2 हो गया। लॉग Zn की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है, 0.001 अपॉन Fe की, समझ आ गया आपको, नहीं है? ये लॉग सॉल्व कैसे होगा? हाँ वो सब हो जाएगा। अब इनके ऊपर अगर कोई पावर होता तो हम पावर लगाते, है नहीं, इसलिए हमने छोड़ रखा है। अब डेसिमल हटाइए तो यहाँ पे 3 डिजिट के आ गए और यहाँ पे 2 के आ गए, तो ये हो गया, तो 1/10 आ गया। ठीक है भाई। अब ये कितनी वैल्यू रहेगी बताओ जरा फटाफट से, माइनस माइनस प्लस, 76 में से 44 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 2, 6 में से 4 माइनस किया तो 2, 7 में से तो 0.32, तो बराबर है 0.32 माइनस 0.059 अपॉन 2। अब क्या बचा, log 1 माइनस log 10, log m अपॉन n होता है log m माइनस n। log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया आपका -1, 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0.32 माइनस इसका इसमें डिवाइड किया 0.0295 इंटू -1 हो गया। तो -1 इसमें करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, बाद में सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई किया तो प्लस का हो गया, तो 0.32 प्लस 0.0295, तो आप इसको ऐड कर लो, 5 9 2 2 4 और 3 डेसिमल 0, ये आ गया आपका ई सेल। क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। सर इतनी वोल्टेज से हो ही क्या जाएगा? हमें कुछ भी हो तो न्यूमेरिकल करना है पेपर में, वोल्टेज बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है साहब, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मजा